सोने के लिए ये साल जबरदस्त रहा। इस साल अगर आप देखें तो सोने ने 60% से ज्यादा का रिटर्न एमसीएक्स पर दिया है। चांदी की बात करें तो 80% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। लेकिन क्या आने वाले सालों में भी इसी तरह के रिटर्न मिलेंगे? कब तक ये रैली चलेगी? क्या खतरा है, क्या रिस्क है आपके लिए, ट्रेडर्स के लिए, निवेशक के लिए और जूलर्स के लिए? क्या कुछ हो रहा है मार्केट में, ये भी समझेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, त्योहारी मौसम है, ये जानने के लिए और ये समझने के लिए हम धन के ऑफिस आए हुए हैं। और यहाँ पर 4 मेहमान हैं। नितिन केडिया है, केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर भी हैं और AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता हैं, फाउंडर है धन के। हमारे साथ तपन पटेल हैं, टाटा म्यूचुअल फंड से। और साथ ही सचिन जैन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के रीजनल CEO है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने अपने वक्त निकाला इस कीमती मौके पर, त्योहारी मौके पर। शुरुआत नितिन जी आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप भाव को लेकर काफी बुलिश रहते हैं हमेशा। इस बार तो जितने भी आपने टारगेट दिए सारे अचीव हो गए। सर क्या हो रहा है, जिस तरह की पिछले एक साल में जिस तरह की चाल रही है, क्या आगे आने वाली दिवाली भी उसी तरह की रहने वाली है या यहाँ से अब रिस्क सतर्क रहने की जरूरत है? विश्वमन जी, देखिए मार्केट्स में तो हमेशा ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम लोग रैली की बात करें तो गोल्ड अपनी वैल्यूएशन पे आया है इस साल। पिछले कई सालों से 10 या 15 सालों से गोल्ड अंडर वैल्यूड चल रहा था, तो अब चूंकि ये अपनी वैल्यूएशंस पे आ गया, तो मुझे लगता है कि अगर ये 2-5% अपने वैल्यूएशन के ऊपर जाके नेक्स्ट ईयर में $5,000 के आसपास भी ट्रेड होता है तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हाँ, वोलेटिलिटी जरूर है, वो जरूर रहेगी। ओके, यानी जो वॉलिटिलिटी है वो चलती रहेगी, लेकिन अभी भी रूम है। इनसे टारगेट भी आगे हम पूछेंगे, उसके लिए आप बने रहिए। लेकिन हम जयप्रकाश जी के पास चलते हैं। जयप्रकाश जी, क्या हो रहा है ये गोल्ड मार्केट में, क्या चैलेंजेस हुए हैं? क्योंकि इतना भाव देखकर लोग काफी अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे। आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म चलाते हैं, ब्रोकिंग हाउस चलाते हैं, क्या दिक्कतें, क्या चैलेंजेस आपके क्लाइंट्स की तरफ से आती है? विश्वमन जी, देखिए चैलेंजेस तो नहीं बोल सकता हूँ, क्लाइंट सरप्राइज जरूर है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि गोल्ड 1 लाख के ऊपर भी ट्रेड करेगा। देखिए इसके कारण क्या हुआ है कि एक इंटरेस्ट बना है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लगता था कि इक्विटी में ही SIP करें, इक्विटी में इन्वेस्ट करें, ETFs में इन्वेस्ट करें। अब उन्हें लगता है कि अरे ये गोल्ड का इतना बड़ा रैली हम लोगों ने मिस कर लिया है। अगर आप नंबर्स पे भी बात करें, से 2025 में जैसा आपने बताया गोल्ड ने 60% का रिटर्न दिया है, जहाँ की इक्विटी साइड में निफ्टी में रिटर्न 0 के आसपास है। तो ये भी लोगों को अब समझ में आने लगा है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन जयप्रकाश जी, ये चिंता भी तो हो रही होगी, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कहीं क्लाइंट छूट ना जाए। इस रिटर्न की लालच में अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वो रिटर्न अगर आगे आप दोहरा ना पाए, मार्केट दोहरा ना पाए, तो फिर वो मिस तो करेंगे और फिर यहाँ से निकलने का भी इनएक्टिव भी हो सकते हैं। हाँ, देखिए ये एक प्रूडेंस बहुत ज़रूरी है कि आप अगर लाइफ टाइम हाई पे किसी एसेट क्लास में एंटर कर रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि वहाँ पे रिस्क कितना है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पे नया शुरू करना चाहता है तो उसे ये ज़रूरी ध्यान देना चाहिए कि जो भी आसपास रिस्क रिवॉर्ड है उसको अच्छी तरह से समझें और एंटायरली अपना पूरा कैपिटल एक ही एसेट क्लास में ना डालें। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। यानी डाइवर्सिफिकेशन करें और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को भी जगह दे, सिल्वर को भी जगह दे। इक्विटी के साथ साथ बैलेंस जरूरी है, और ताकि हर दौर में एक ही एसेट क्लास नहीं चलता है, ये रीबैलेंसिंग के तहत अलग अलग एसेट क्लास भी अपने अपने दौर में चलते हैं। वो दौर अभी गोल्ड और सिल्वर का है। हमारे साथ तपन पटेल जी हैं, आप म्यूचुअल फंड से हैं। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, सिल्वर ETF की जो चाल हो गई है ना, शेयर्स की तरह, स्मॉल कैप शेयरों की तरह हो गई है। 10-15% के मूव देख रहे हैं, एक एक दिन में इस तरह की चाल देख रहे हैं। अगर लो हाई का आप देखें तो 15% तक की भी चाल है। क्या हो रहा है सर ऐसे मार्केट में? आप क्या सलाह दे रहे हैं जो नए निवेशक है, जो सिल्वर या गोल्ड ETF में एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय है? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया और काफ़ी निवेशक जानते होंगे कि सिल्वर मार्केट में जो काफ़ी वॉलेटिलिटी आ रही है, खास करके जो ग्लोबल लेवल में सप्लाई इश्यूज जो चल रहे हैं उसके कारण जो स्पॉट मार्केट में प्रीमियम में काफ़ी बढ़ गए हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है वो सिल्वर ETF के प्राइजेस या फिर जो निवेशक है फंड ऑफ फंड्स में वहाँ पे आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि जब तक ये जो इंस्टेबिलिटी कम नहीं होती, जो प्रीमियम जो है वो नैरो डाउन नहीं होता, तब तक इन्वेस्टर रुक सकते हैं, थोड़ा समझ के निवेश कर सकते हैं। 10-15 दिन आप रुक जाने दीजिए, मार्केट को स्टेबल हो जाने दीजिए, बाद में आप नया अपॉर्चुनिटी देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी इम्पैक्ट होता है, जब भी सप्लाई डिमांड सिनेरियो ऐसा इम्बैलेंस होता है तो एक टाइम लगता है, टेम्पररी रहता है। जब भी नैरो डाउन हो जाए ये प्रीमियम, आप फिर से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ETF का NAV अभी प्रीमियम पर है?
सिल्वर ETF में हाँ कुछ हद तक अभी भी प्रीमियम में है। माइनर जो पिछले 2 दिन में हमको देखने को मिला था कुछ दिनों में, वहाँ से थोड़ा नैरो डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी बिकॉज ऑफ द दिवाली डिमांड जो है उसके कारण इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है प्लस कंजम्पशन डिमांड भी है, तो उसके कारण प्रीमियम अभी भी थोड़ा बहुत बना हुआ है मार्केट में। ओके कई सारे हाउसेस ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्विच इन इन्वेस्टमेंट को बंद कर रखा है, आप लोगों की भी इस तरह की कुछ तैयारी है या मार्केट अब धीरे धीरे सेटल हो रहा है तो अब चिंता करने की बात नहीं है? जी हमने भी पहले ही ये जो फंड में इन्फ्लोज जो है वो है फ्रेश इन्फ्लोज वो बंद कर दी है, क्योंकि निवेशकों के इंटरेस्ट में ही ये एक्शन लिया गया है, क्योंकि निवेशक जो है ETF में वो अननेसेसरी ये जो प्रीमियम जो है पे कर रहा है। तो मान लो कुछ दिनों बाद ये प्रीमियम नैरो डाउन होता है तो वो निवेशक को ही नुकसान हो सकता है, इसलिए कारण हमने ये स्टेप लिया है कि इन्वेस्टर्स के हित में जारी करके ये हमने स्टेप लिया हुआ है। ओके सर, सिल्वर के शॉर्टेजेस की भी खबरें फैलाई जा रही है, आपको भी लग रहा है जब यूनिट जनरेट करती है कोई भी ETF तो वहां पे उतना वॉल्ट में भी जमा करना पड़ता है, आपको लग रहा है कि सिल्वर डिलीवरी में दिक्कत हो रही है, आप लोगों को वॉल्ट के लिए चांदी जितनी चाहिए या बहुत प्रीमियम भाव देना पड़ता है? जी वोल्टेज में सप्लाई कम है, ठीक है, लेकिन दिक्कत नहीं आती सप्लाई सिक्योर करने में, बिकॉज कोई भी MC होती है, कोई भी फंड होता है, उनको फिजिकल के सामने यूनिट्स इशू करना पड़ता है। सो जो भी इम्पोर्टेड भी हो रहा है अभी सिल्वर वो भी प्रीमियम पे हो रहा है, और वही पेमेंट जो है वो भी पास ऑन जो हो रहा है कंज्यूमर पे। तो रिटर्न जनरेट करने में कितना चैलेंजेज होगा, कितना बड़ा रिस्क हो जाएगा? क्योंकि एक आपके लिए भी चैलेंजेज होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी वहां पर दाव पे लगी हुई है, और फिर निवेशक भी आगे फिर आएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, इसी के कारण हमने जो फ्रेश इन्फ्लो जो है वो रोके हुए हैं, क्योंकि ये जो प्रीमियम जो है वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन हो रहा है, कंज्यूमर को पास ऑन हो रहा है। अगर आप स्पॉट में भी जाए तो भी प्रीमियम अभी भी आपको देना पड़ेगा। सो इसी के कारण जो ETF में भी जो है वो प्रीमियम यहाँ पे फेस हो रहा है, क्योंकि फिजिकल जो हम बाय करते हैं वो सेम स्पॉट मार्केट के प्राइस पे ऊपर हमको बाय करना पड़ता है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो NAV पे आता है। ओके चलिए अब चलते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रीजनल CEO सचिन जी के पास। सचिन जी, क्या गोल्ड के मार्केट को देख के कैसा लग रहा है? क्या आपने अपने करियर में इस तरह के मूव देखे थे या हिस्टोरिक मूव है? विश्व जी, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो पिछले 75 साल में ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ है। तो अगर आप देखें कि अगर एक एवरेज देखें कि $500 की रैली कितना समय लेती थी, तो करीब 1035 दिन का एवरेज आज तक की हिस्ट्री में आया है, और पिछले $500 की रैली 3500 से 4000 पे पहुंची है, उसको मात्र 36 दिन लगे। तो ये हिस्टोरिक है, और बिल्कुल जैसे आपने बोला कि मेरे करियर में क्या, मेरे पहले प्रीडिसेसर के करियर में भी पहले नहीं हुआ है कभी। ओके सर, जिस तरह की इतनी बड़ी रैली के बाद उतनी बड़ी गिरावट भी हमने देखा था, 80 की रैली की हो या 96 की बात हो या 2011-12 की रैली हो, उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी आई थी। क्या लग रहा है उस तरह की संभावनाएं भी बन रही है? नकारा नहीं जा सकता है कि हिस्ट्री रिपीट भी होती है या हिस्ट्री रिपीट नहीं होती? आप किस बात से सहमत है? विश्व जी, मेरा सोचना ये है कि अगर एनालिसिस करें कि जिन स्तंभों पे, जिन पिलर्स पे एक गोल्ड का एक प्राइसिंग तय होती है, अगर आप देखें वो काफी गोल्ड के फेवर में है, अभी भी हैं। तो जो नया जियोपॉलिटिक्स का दौर है, जो आपके माध्यम से हम डीडॉलराइजेशन की बात कई साल से कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारे सॉल्व नहीं हुए हैं। तो जो एक रुझाव है कि ये इज इन फेवर ऑफ गोल्ड, वो भी है। लेकिन जैसे आपने बोला कि अगर ये इस मात्रा पे, इस लेवल पे रिस्क है, डेफिनेटली है। और हमारा ये सोचना है और हमारे हमेशा से कहना है कि गोल्ड को एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह अगर आप देखेंगे तो यू विल एक राइट रिटर्न आपको मिलेगा। और लॉन्ग टर्म इट सर्टनली जो एक परसेंटेज अगर आप देखें तो दी रीजंस फॉर इट टू ग्रो और मोर। ओके, हम तेजी के फंडामेंटल हमेशा पूछते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो गोल्ड के मार्केट को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ से कौन से ऐसे फैक्टर आपको लग रहे हैं जो गोल्ड के मार्केट को दबाव में डाल सकते हैं? रिस्क क्या लगता है गोल्ड के इस भाव पर? अगर आप देखें तो काफी जो इस पिछले 6 महीने में बढ़ोतरी हुई है, करीब 634 टन की बढ़ोतरी हुई है सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट से। ज्यादातर ETF, ग्लोबल ETFs ने काफी एक्टिव करा है। एक वो स्टिकी इन्वेस्टमेंट्स होंगे नहीं होंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर आप बोल रहे हैं रिस्क क्या है, तो अगर लोग इन कैश करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जो डेफिनेटली होगा, दैट उसका कितना मात्रा होगी उसको हमें देखना पड़ेगा क्लोजली। ओके सर, सेंट्रल बैंकों की बाइंग को लेकर कहा जा रहा है कि 25% वही खरीदारी कर रहे हैं टोटल जो अभी फिलहाल बाइंग हो रही है। क्या लेटेस्ट नंबर क्या है? क्या इंटरेस्ट दिख रहा है? अगस्त तक के नंबर तो आप लोगों ने जारी भी किए थे, अब क्या नए ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं सेंट्रल बैंक के? नए आंकड़े आने वाले हैं विश्व जी। और जैसे पिछले साल हमने 1000 टन क्रॉस किया था सेंट्रल बैंक में, हमारा बिलीफ है कि करीब 20% पूरी साल की कंजम्पशन सेंट्रल बैंक से आएगी। लेकिन 1000 टन क्रॉस करेगी नहीं करेगी, हमें लगता है कि 1000 टन से थोड़ा कम रहेगी। लेकिन कुछ नए बैंक हैं जिन्होंने काफी बाइंग अपनी शुरू कर रखी है। डेवलपिंग मार्केट्स की, डेवलपिंग कंट्रीज की ज्यादा रुझाव है। इंडिया ने जैसे पिछले साल काफी अच्छे तौर पर बाइंग करी थी, इस साल कभी काफी पॉज रहा है, कुछ महीने बाइंग हुई है और हमारे को आगे महीने देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल
ग्लोबल स्तर पे हम करीब 20% की कंजम्पशन सेंट्रल बैंक से आती हुई देख रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल भी 20% आपको लग रहा है कि मार्केट शेयर उनका ही रहने वाला है। अब एक सवाल और, आपने हाल में एक डेटा शेयर किए थे जिसमें आपने कहा था कि 800 टन अमूमन एवरेज बाइंग होती है इंडिया की, जो इंपोर्ट के नंबर होते हैं। क्या लग रहा है, क्या उसमें कमी, आप लोगों ने 200 टन का कहा कि इसमें ऊंचे भाव की वजह से 200 टन उसमें कमी आ सकती है, 600 650 टन के आसपास? तो हमारा ये जो आंकड़ा है वो अभी भी इस साल का 600 से 700 टन के एक ब्रैकेट में है। तो क्या करीब प्रेशर कहाँ से आ रहा है, ज्वेलरी डिमांड से? नहीं, आप देखिए, अगर जो हमारा कंजम्पशन को आप देखें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड हर जगह पूरे संसार में ग्रो करी है, इंडिया में भी ग्रो करी है। ईटीएफ काफी अच्छे तरह से ग्रो कर रहे हैं। प्रेशर ज्वेलरी डिमांड पे है, और ज्वेलरी डिमांड पे अगर आप देखें, कंज्यूमर को एक स्थिरता चाहिए। जब प्राइस बढ़ता है, जैसी स्टेबिलिटी आती है, तब कंज्यूमर बाहर निकलता है। और पिछले, मैं आपको 1.5 से 2 महीने के बारे में बताता हूँ, जब लाख के ऊपर क्रॉस किया था, कंज्यूमर्स हमारे दुकानों पे नहीं था। जब ये 1,05,000 1,10,000 टच करने वाला था और हमारे प्रतिपक्ष का समय चल रहा था, हिस्टोरिकली जब भी प्रतिपक्ष का समय चलता है सब छुट्टी जाते हैं, सब रिलैक्स करते हैं। इस बार एवरेज वेटिंग टाइम अच्छी दुकान पे 20 से 25 मिनट की थी। इतना इंटरेस्ट था कंज्यूमर को, क्योंकि ये एंटिसिपेशन थी कि कहीं ये 1.25 लाख ना हो जाए, और 1.25 लाख हो गया। तो इस समय बहुत रोबस्ट डिमांड है दुकानों पे, एक कंज्यूमर ऑब्सेशन की तरह खरीद रहा है। तो वापस से 800 टन करेंगे अपवर्ड? मुझे नहीं लगता कि 800 टन होना चाहिए, बट वैल्यू वाइज हम बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप जैसे मेरे पीछे पहले से बोला, ऑलरेडी सर डबल हो चुकी है। बिल्कुल, वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन एक ज्वेलरी का कंज्यूमर, उसकी पॉकेट उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। आई विश कि वो बढ़ी होती, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। अगर आप रूरल इंडिया को देखें, कि हमने अभी स्टडी रूरल इंडिया की भी करी है, तो रूरल इंडिया में करीब 40% कंजम्पशन रूरल इंडिया से आती है। लेकिन एक रूरल इंडिया का कंज्यूमर हमारे देश का इतना सिंपल कंज्यूमर है, और वो आज बहुत खुश है। क्योंकि वो, हम जैसे यहाँ बॉम्बे में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, ऑल्टरनेटिव एसेट्स, कितना वो हेज क्या कर रहे हैं, कई सारे टर्मिनोलॉजी है। वहाँ पे बड़ी सरलता है लाइफ में। वो कहते हैं भाई सेविंग, आपके 10,000 रुपये पर मंथ है, 5,000 रुपये पर मंथ है, सोने में सेव करिए। और वो जो एक ग्राहक है और एक निवेशक है, वो इतना प्रसन्न है, इतना खुश है, क्योंकि इतने सालों की उनकी जो सेविंग है उसका बहुत अच्छा मात्रा उन्हें देख के बहुत मजा आता होगा। और सोने की कीमत तो बढ़ते हुए लोग बहुत पसंद करते हैं। जय, आप रूरल एरिया से आते हैं, छोटे शहरों में आपने बहुत समय बिताया है, हालांकि अब ग्लोबल जरूर हो गए हैं। आपका अनुभव क्या कहता है गोल्ड को लेकर? क्योंकि गोल्ड की कीमतें भले ही बढ़ती है तो लोग चिंतित इसलिए होता है कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं, वो बेचना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा सचिन जी ने, बहुत सही कहा। देखिए, इंडिया में अभी भी गोल्ड को लेके जो प्यार है वो बना हुआ है, और ये तेजी एक चीज को तो जरूर दर्शाता है कि आप जितना लॉन्ग टर्म किसी एसेट को होल्ड करें, आपका रिटर्न उतना बेहतर होता है। इससे क्लासिकल एग्जाम्पल और नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ मेरा तो ये मानना है कि अगर हम वेल्थ मैनेजर या फंड मैनेजर ऑफ द ईयर अगर किसी को घोषित करें, तो वो हमारी गृहिणियां हैं, राइट? जो हाउस होल्ड में उन्होंने सेविंग करके जो ज्वेलरी रखी होगी, आज उससे बेटर रिटर्न कहाँ मिल सकता है? बिल्कुल। तो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है कि मैंने जो चीज 4,000 रुपए 10 ग्राम में खरीदी, आज वो 1.25 लाख रुपए 10 ग्राम है। तो वो जो एक नोशनल वेल्थ क्रिएशन का जो फीलिंग है ना, वो अलग ही होता है। साइक्लिकल आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये? देखिए, जो फैक्टर्स आज नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से तो मैं प्राइस आउटलुक तो नहीं दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्रैश यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। जो हम लोगों ने 2012-13 में देखा कि गोल्ड एक बार $1,000 भी आ गया था, तो गिरावट के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब ये मेन स्ट्रीम में आ गया है कि हमें अदर एसेट क्लास और गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम अदर। मतलब पोर्टफोलियो में एक प्योरली एक एसेट, कंप्लीट एसेट क्लास हो गया। क्योंकि हम 2005-6 से जब हमने करियर शुरू किया तो उस समय हमने देखा था कि सिंगल डिजिट में रिटर्न मिलते थे गोल्ड के। अब कंटिन्यूअसली 20-25 सालों से डबल डिजिट 11-12% के रिटर्न मिल रहे हैं। सर, गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि गोल्ड कभी सोता नहीं। अब इतना लिक्विड है कि कभी भी, क्योंकि आपके पास फैमिली ज्वेलर्स भी होते हैं, कभी रात को भी जाके उनसे बेच सकते हैं, उसे इन कैश करा सकते हैं। आपका अनुभव गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कह रहा है? विश्वमन जी, कुछ साल पहले की बात है, 2 साल पहले की, एक कॉन्फ्रेंस में थे हम लोग, और वहाँ पे एक फंड मैनेजर्स आए हुए थे। तो उनका कहना था कि हमने ना रिस्क मैनेजमेंट के लिए हाईएस्ट पेइंग फंड मैनेजर्स रखे हैं। और मैंने कहा, मतलब आई वॉज क्यूरियस कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो मतलब बाकी फंड मैनेजर्स नहीं कर रहे। बोले, जब भी हमें कहीं रिस्क दिखाई देता है तो हम गोल्ड बाय कर लेते हैं। तो मैं बोला, सर इसके लिए आपने इतना पैसा खर्च कर रखा है, हमारे गांव में चले जाओ, किसी माता बहन से पूछो तो वो कहती संकट के समय के लिए सोना खरीद लो। तो
आज जो इंडिया में आप मनापुरम को ले लीजिए या किसी भी कंपनी को ले लीजिए, सॉरी आई टुक अ नेम, बट ये जो गोल्ड लोन्स जिस तरह से फ्लरिश हुआ है, तो जो गोल्ड के लिए एक मिथ था कि गोल्ड डायरेक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है इकोनॉमी में, तो मुझे लगता है अगर आप डेटा उठाएंगे और जिस तरह से 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ की फंडिंग बुक्स है गोल्ड की, तो मुझे लगता है कि गोल्ड ने इकोनॉमी में भी इनडायरेक्ट वे में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से लोगों के रिटर्न बने, बिकॉज दिस बुल रन हैज नॉट स्टार्टेड इन लास्ट 4-5 ईयर्स, दिस हैज स्टार्टेड सिंस 2001। आप 2001 से अगर देखेंगे तो मैं ये कहूंगा कि 2012 से लेके 16 का जो पीरियड था ये करेक्शन और कंसोलिडेशन का था, और 2001 से अभी तक ये बुल रन चल रहा है और ये आगे भी बुल रन चलेगा। कितने सालों तक? कोई देखिए गोल्ड जो है ना, जैसे डायमंड्स के लिए पहले होता था हीरा है सदा के लिए, अनंत काल तक तो कोई रैली चली नहीं। स्वर्ण जो है ये अनंत काल से ही चल रहा है सर, और रैली की बात नहीं है। देखिए कोई भी क्या होता है, कोई भी जब अंडर वैल्यूड चीज होती है, जब वो अपने वैल्यूएशन पे आती है, तो हमें लगता है $3780 $3800 का जो भाव है, ये इस साल का वैल्यूएशन का भाव बनता है। अगर आप 1980 से इन्फ्लेशन को, आप वर्ल्ड इन्फ्लेशन को काउंट करके अगर आप कंपाउंडिंग करते हो, तो इस साल का भाव $3780 आता है। अब हुआ क्या कि हम 30-40% अंडर वैल्यूएशन थे, क्योंकि इक्विटी अच्छी लग रही थी, बाकी सब एसेट क्लासेस अच्छे लग रहे थे। कैचअप रैली है, अभी रैली बाकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। ओके, कितनी तेजी आप देख रहे हैं? अगली दिवाली तक सीधा बात करते हैं, अगली दिवाली तक सोने को आप कहां जाते देख रहे हैं? देखिए अगली दिवाली में विश्वमन जी जब हम और आप बात कर रहे होंगे ना, तो हम बात कर रहे होंगे कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये $5500 क्रॉस कर जाएगा, और $5500 उस समय हम सोच रहे होंगे आएगा या नहीं आएगा। ओके, बिल्कुल, ये इसलिए सही भी बोल रहे होंगे क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की जो मैं जब $4500 की बात कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे ट्रोल भी करना शुरू कर रहे थे कि नहीं आएगा, ये नहीं होगा, 1.5 लाख दे रहा है, 1.25 लाख। हमने आपको भी याद होगा, हमने 2 लाख का टारगेट चलाया था जब खन्ना ज्वेलर्स के चेयरमैन विजय खन्ना जी ने कहा था, तो लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया। लेकिन इस तरह के लेवल जब आप देख रहे हैं तो वो भी लोग भी बैक सीटेड हो गए हैं। आपको क्या लगता है, यहां से सोना या चांदी क्या ज्यादा यहां परफॉर्म करेगी, कौन बेहतर आपको लग रहा है? बड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं इसको अगर घुमा के आंसर करूं, इसलिए टारगेट आप दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि सिर्फ बता दीजिए क्या बेहतर है, सोना या चांदी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी करंट जनरेशन मेरे हिसाब से चांदी। चांदी क्यों? इंडस्ट्रियल यूसेज है, मल्टीपल यूसेज है। तो अगर कोई ऑल्टरनेटिव आ गया सर, फिर क्या होगा? चांदी का ऑल्टरनेटिव मुझे इस पॉइंट पे तो नहीं नजर आ रहा है। Okay. लेकिन लगता है ऊंचे भाव पे हमने हमेशा देखा है कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव कमोडिटी में बहुत आती है। बिल्कुल आता है, लेकिन फिलहाल के लिए कोई अगर ऑल्टरनेटिव भी आता है, उसका एक्सेप्टेबिलिटी इन द इंडस्ट्री वो बनाना बहुत टफ है। आई थिंक मुझे लगता है अगर दोनों में मुझे कंपैरिजन करने को बोले तो चांदी मुझे बेहतर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैं अगर दूसरे तरीके से देखूं कि कोई एक आज रिटेल यूजर है, उसे चांदी लेना चाहिए या सोना, तो मैं बोलूंगा ये आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि चांदी स्मॉल कैप है और गोल्ड लार्ज कैप है। तो अगर आप इंक्लाइंड है वो वोलेटिलिटी झेलने के लिए, तो आप चांदी लें। अगर आपको लगता है कि मुझे रात को आराम से सोना है तो सोना लें। आपको यानी एंट्री एग्जिट पता है कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट होना है, तब चांदी ले आप। अदरवाइज आप गोल्ड सेफ है, निफ्टी 50 की तरह है, उसके ETF में लगाए या स्मॉल कैप 250 में लगाए। आपको क्या पसंद आता है, सोना या चांदी? एक फंड मैनेजर के तौर पे नहीं, एक फैमिली मैन के तौर पे। फैमिली मैन के तौर पे तो दोनों प्रेशियस मेटल है, ठीक है, तो दोनों अच्छा लगता है। लेकिन पोर्टफोलियो में आप कितना वेटेज किसको ज्यादा देते हैं? जिस तरह का करंट माहौल है, हमें लग रहा है फंडामेंटल्स दोनों के लिए सपोर्टिव है। गोल्ड जैसे सबने बताया और फैक्टर्स भी ऐसे सपोर्टिव है कि लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन की तरह देखना चाहिए। चांदी को आप एज ए शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेक्टरल कॉल की तरह देख सकते हैं कि जब इंडस्ट्रियल मेटल की स्टोरी जो खत्म हो जाए, उसके बाद डेटा डिपेंडेंट अप्रोच के साथ आप चांदी में कंटिन्यू रहे के प्रॉफिट बुक जो वो इन्वेस्टर के ऊपर है। लेकिन जिसमें भी निवेश करें डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, स्टैगर्ड वे में कीजिए, क्योंकि प्राइस रैली बहुत हो चुकी है, तो माइनर करेक्शन का भी आप ध्यान में रख के इन्वेस्टर को निवेश करना चाहिए। ओके, वेटेज बता दीजिए सर, गोल्ड में कितना वेटेज दे और पोर्टफोलियो में, और चांदी में कितना? अगर 100% में से इन्हीं दोनों को बांटना है तो 100% में मुझे लग रहा है कि 70-30 या 60-40 का रेशियो गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। हायर एलोकेशन टू गोल्ड, बिकॉज अगर आप देखें गोल्ड सिल्वर का रेशियो स्टेबिलिटी की वजह से आपको लग रहा है कि वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है? नहीं, स्टेबिलिटी की वजह से, बिकॉज सिल्वर जो है गोल्ड की कंपेयर में काफी वोलेटाइल है, उसकी जो प्राइस मूव रहती है वो काफी वोलेटाइल रहती है, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से और जो रेशियो है उसके हिसाब से भी अभी जो है हायर एलोकेशन टू गोल्ड जाना चाहिए। ओके सर, आप बताइए, हालांकि आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्राइसेस या इसके बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको ऐसे क्या पसंद आता है, सोना या चांदी?
सर जैसे आपने मेरे पैनलिस्ट से पूछा फैमिली मैन, तो इन सब के द्वारा मैं बोल पाऊंगा कि जब आप एक सोना खरीदते हैं तो आपकी गृहिणी, आपकी लाइफ पार्टनर या आपकी मदर वो किस उससे खुश होंगी वो आप पूछ लीजिएगा। तो एक तो उसका आंसर है, लेकिन मेरा सोचना ये है कि अगर आप लिक्विड एसेट भी देखें तो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेके जो हमारा कंजम्पशन है वो इस साल $6 ट्रिलियन का होगा। इसको मैं आंकड़े को अगर ब्रेक करूं कि पर डे 17,80,000 करोड़ का एक मूवमेंट गोल्ड का डेली है। Okay. तो दिस मेक्स गोल्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट ऑन प्लैनेट अर्थ। तो आपको जिस दिन एक लिक्विडेट करना उस दिन आप कर सकते हैं। इसकी लॉन्ग टर्म है अच्छी है। और मेरे को जैसे एक ऑप्शन दिया था कि अच्छा आपको अच्छे से सोना है, तो मेरे को अच्छे से सोना है और तो मैं सोना ही लूंगा। क्योंकि आप इसके जो पिलर्स देखें जिसमें आज की डेट में गोल्ड एक मेन स्ट्रीम एसेट पे आ गया है, इसको स्ट्रेटेजिकली देखा जा रहा है। और हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन में हमारा हमेशा एक रिकमेंडेशन रहा है 10 से 15%। लेकिन अभी जैसे पिछले 3 से 4 महीने में मैं काफ़ी फैमिली ऑफिस से मिला हूँ जिनका एक परसेप्शन था कि हमारे पास गोल्ड में निवेश हो रखा है, लेकिन जब उसे साइंटिफिकली आप देखते हैं तो आपका एक 2-3% के आसपास ही था। तो काफ़ी बड़े जो हाउसेज हैं अपने डाइवर्सिफिकेशन करेक्ट कर रही है। तो ये लॉन्ग टर्म स्टिकी इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि काफी दृढ़ता इस गोल्ड के प्रति ज्यादा रहने वाली है। ओके, तो किस सेगमेंट से यहाँ पे सपोर्ट गोल्ड को ज्यादा मिलने वाला है? ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी या इन्वेस्टमेंट बाइंग ज्यादा होगी, ईटीएफ के इनफ्लोज वगैरह ज्यादा आएंगे, सेंट्रल बैंक की बाइंग होगी, यहाँ से कौन ड्राइव करेगा गोल्ड को? तो छोटे उस पर तो सर्टनली निवेशक जो है हमारा एक बार्स एंड कॉइन्स में फिजिकली हमें लगता है कि सोना खरीद के उसके ऊपर बैठा जाए, अपने लॉकर में रखा जाए, जो काफी अच्छा रहता है। और ईटीएफ जैसे एक प्रोडक्ट है, नए आ रहे हैं, इनमें कई सारी डेवलपमेंट हो रही है और हमें लगता है ईटीएफ काफ़ी ग्रो करेगा। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा बेट है वो ये है कि एक भारतवर्ष जो हम एक हमारे रिस्पेक्टेबल प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का एक डायरेक्शन दिया है, जिसमें हमारी इकोनॉमिकल साइज जो आज $5 ट्रिलियन भी नहीं है और करीब $30 ट्रिलियन होने वाली है। उसका मतलब ये है कि हर हिंदुस्तानी के पास, हर भारतवर्षी के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो आज जो $2,500 से $3,000 है वो $10,000 से $15,000 होगी। तो आप उसे देखिए कि उस पर बैठ करते हुए मुझे लगता है कि कंजम्पशन हर लेवल पे आएगी। ज्वेलरी पे भी बहुत एस्पिरेशन है लोगों को खरीदने की गोल्ड, वो नहीं खरीद पाते हैं, वो खरीदेंगे। ओके, जो करंट भाव है आपको लग रहा है कि जस्टिफाइड है, फंडामेंटल्स के साथ चल रहे हैं? जैसा नितिन जी कह रहे हैं कि अभी तो रैली शुरू हुई है, मैं आपसे भाव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या लग रहा है कि सारे न्यूज बेस्ड है, यहाँ पे स्पेकुलेटिव बाइंग ज्यादा हो रही है? सबने ये एग्री किया है कि जिस स्पीड से ये ग्रो हुआ है वो उसकी वजह से काफी रिस्क होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ती है। लेकिन लॉन्ग टर्म से अब पॉइंट है, लॉन्ग टर्म देखें आप शॉर्ट टर्म देखें, बस इतना डिसीजन है। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड डिसीजन। मीडियम में तो डेफिनेटली अगली दिवाली भी बेहतर गोल्डन दिवाली ही होने वाली है मुझे लगता है विश्व जी, बिकॉज फंडामेंटल जो हैं वो बहुत हमारे फेवर में है। ओके सर, अगली दिवाली भी गोल्डन दिवाली होगी या कुछ ब्रेक लगेगा क्या? जिस तरह के मार्केट फंडामेंटल है वो लग रहा है सपोर्टिव है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म और लॉन्गर टर्म ऑल्सो। तो काफी सारे अगर जो फैक्टर्स की बात करें, यूएस का इन्फ्लेशन हो गया, फेड का रेट कट हो गया, या फिर यूएस का मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाला है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो करंटली अनसर्टेनिटी को भी दर्शा रहे हैं कि करंटली रह सकती है। तो हमें लग रहा है कि सपोर्टिव है फैक्टर्स गोल्ड के लिए अगले साल के लिए भी। ओके, आपको भी लग रहा है कि यहाँ से अगली दिवाली तक फिर से बेहतर रिटर्न मिलने वाला है या चिंता करनी चाहिए? गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, दोनों में बता दीजिए। उम्मीद तो है कि बेहतर रिटर्न होगा, लेकिन जरूरी ये है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें अगर आप एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी में काम कर रहे हैं तो। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो फोमो में ना आए, क्योंकि आप सिस्टमैटिक करें, क्योंकि आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो अभी सिर्फ सोने की ही चर्चा होगी। तो आपको ये लगता है कि मैं अरे ये रैली मिस कर गया और मैं जंप करके इन्वेस्ट कर दिया। थोड़ा अपना स्टडी करके यहाँ पे एंटर करना बहुत जरूरी है। चांदी में आप लगातार बड़े टारगेट दे रहे हैं। आपके 1,50,000 का टारगेट आपका 1,55 का आपने दिवाली तक दिया था, वो भी अचीव हो चुका है। अब 2 लाख के टारगेट आपने दे रखे हैं इसी साल के लिए, जो कोई नहीं दे रहा है। हमने आज पोल भी किया है, देश के सारे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का पोल मंगवाया है, वहां पर 2 लाख के टारगेट अगले साल के लिए आ रहे हैं। अगले साल के लिए तो आपका 2.5 लाख का टारगेट है। 2-3 और ब्रोकरेज, 30% ब्रोकरेज हाउसेस ने 2.5 लाख के अगले साल के टारगेट दिए। क्या लगता है ये जस्टिफाइड है क्या? 2 लाख इस साल ही चांदी आ जाएगी? विश्वमन जी देखिए, T20 का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो टेस्ट मैच में जाके डिफेंसिव बैटिंग करके कोई फायदा नहीं है। तो आप 45 साल के ब्रेकआउट को देखते हुए आ रहे हैं। मतलब 1980 का जो प्राइस था, आज इक्विटी के अंदर अगर 6 महीने 12 महीने का ब्रेकआउट होता है, जैसा एग्री करेंगे, तो पब्लिक कूद पड़ती है कि 12 महीने का ब्रेकआउट है, ये स्टॉक ले लो। निफ्टी ने 3 साल का ब्रेकआउट दिया।
वी आर सिटिंग एट 45 ईयर्स ऑफ ब्रेकआउट। यहाँ पे तो एल्गोज आएंगी जहाँ पे ऑर्डर्स उनके बाइंग के आएंगे, यहाँ पे आपके फंड हाउसेज आएंगे जो फ्रेश सिल्वर के अंदर आप करेंगे। आप सोचिए, आपने कभी सोचा था ETF सिल्वर में पैसा लेना बंद कर देंगे? बिल्कुल। जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन दैट लिक्विडिटी की दिक्कत थी, जब भी कोई पूछते थे तो लिक्विडिटी पैसा लेके लोग चांदी लेने बैठे हैं, उनको चांदी नहीं मिल रही। सर आप कैसे करो 2 लाख नहीं होगी? आप तो मुझसे ये पूछो 2.5 लाख क्यों नहीं टच होगी? तो अभी भी खरीद ले चांदी? बिल्कुल सर, पर अभी 10,000 15,000 के प्रीमियम में बाहर से लेने से कोई फायदा नहीं है। बेटर है आप MCX में लीजिए, पर MCX में आप ये सोच के 10% मत डालिए कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है। आप पूरा 1,50,000 1,60,000 जो चल रही है उतना पैसा लेके चलिए, और पॉसिबल हो तो आजकल MCX से डिलीवरी भी आपके डोर स्टेप अवेलेबल है, आप MCX से डोर स्टेप डिलीवरी ले लीजिए। ओके, जिस रफ्तार की तेजी, जो रिटर्न मिले हैं पिछले 1 साल में या 2025 में, इस रिटर्न की उम्मीद क्या अगली दिवाली तक जब हम लोग यहाँ मिलेंगे तो करेंगे क्या? देखिए, जब तक 2 चीजें नहीं हो जाती, सेंट्रल बैंक्स को कोई और एसेट क्लास नहीं मिल जाता, तब तक ये तेजी बनी रहेगी। गोल्ड में वो फ्लेवर ऑलरेडी ले चुके हैं। सऊदी में हमने देखा कि उन्होंने अपने कुछ फॉरेन जो एसेट्स थे वो सिल्वर में कन्वर्ट किए। तो अगर गोल्ड के बाद सिल्वर में वो लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो टारगेट्स होंगे वो और बड़े होंगे, और मुझे तो डर ये है कहीं ऐसा ना हो कॉमन मैन की पहुंच से चांदी बाहर हो जाए। शुक्रिया, आप चारों मेहमानों का आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि अगली दिवाली क्या हो सकता है। लेकिन एक एडवाइस इन लोगों ने यही दी है कि अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर दोनों को जगह जरूर दे, और अब इसे प्राइस टारगेट के तौर पे ना देखे, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखे। धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में SIP के जरिए निवेश करें। हालांकि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स काफी बुलिश भी साउंड कर रहे हैं, लेकिन आप अपना रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलिए। यही हमारी गोल्डन सीख है आज के शो में। तो इस शो को यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।